अगर आपको सी प्लस प्लस की बेसिक नॉलेज है तो डेटाबेस एप्लीकेशन कैसे बनाएं, मैं आपको वो सारे इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स बताऊंगा जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपकी एप्लीकेशन वेब ब्राउज़र, मोबाइल फ़ोन और डेस्कटॉप सभी प्लेटफॉर्म्स पर चलेगी। आपको जावा, जावास्क्रिप्ट, सी हैश, पाइथन, एएसपीपी, एचपी इत्यादि किसी भी दूसरी लैंग्वेज और सिंटैक्स को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको सी प्लस प्लस की बेसिक नॉलेज है तो डेटाबेस एप्लीकेशन कैसे बनाएं, मैं आपको वो सारे इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स बताऊंगी जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपकी एप्लीकेशन वेब ब्राउज़र, मोबाइल फ़ोन और डेस्कटॉप सभी प्लेटफॉर्म्स पर चलेगी। आपको जावा, जावास्क्रिप्ट, सी हैश, पाइथन, एएसपी, पीएचपी इत्यादि किसी भी दूसरी लैंग्वेज और सिंटैक्स को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेटाबेस इंजन सबसे ज्यादा जरूरी है, वो डेटाबेस इंजन चुनो जिसकी एपीआई सबसे ज्यादा आसान हो, जिसकी एपीआई से आप कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स और बिजनेस लॉजिक आसानी से कोड कर सकें। लंबी चौड़ी एसक्यूएल क्वेरीज का इस्तेमाल नहीं करना पड़े, इंडेक्सेस में सीक आसानी से कर सकें, एपीआई में इंडेक्स सीक मेथड प्रॉपरली एक्सपोज्ड हो। डेटाबेस इंजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो डेटाबेस इंजन चुनो जिसकी एपीआई सबसे ज़्यादा आसान हो, जिसकी एपीआई से आप कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स और बिजनेस लॉजिक आसानी से कोड कर सकें। लंबी चौड़ी एसक्यूएल क्वेरीज का इस्तेमाल नहीं करना पड़े, इंडेक्सेस में सीक आसानी से कर सकें, एपीआई में इंडेक्स सीक मेथड प्रॉपरली एक्सपोज्ड हो। स्प्रेडशीट इंजन की जरूरत आपको रिपोर्ट्स बनाने के लिए पड़ेगी। यह एक्सेल की तरह काम करेगा। इसमें रिपोर्ट्स विजुअली एक्सेल की तरह बनाओगे। जहां डाटा आना होगा वहां फार्मूला डालोगे। फॉर्मूले रनटाइम पे कोड लिखकर पॉपुलेट करे जाएंगे। रिपोर्ट्स प्रिंट और पीडीएफ में एक्सपोर्ट की जा सकेंगी। डाटा एंट्री फॉर्म्स में भी स्प्रेडशीट इंजन का इस्तेमाल होगा। स्प्रेडशीट इंजन की ज़रूरत आपको रिपोर्ट्स बनाने के लिए पड़ेगी। यह एक्सेल की तरह काम करेगा। इसमें रिपोर्ट्स विजुअली एक्सेल की तरह बनाओगे। जहां डाटा आना होगा, वहां फार्मूला डालोगे। फॉर्मूले रनटाइम पे कोड लिखकर पॉपुलेट करे जाएंगे। रिपोर्ट्स प्रिंट और पीडीएफ में एक्सपोर्ट की जा सकेंगी। डाटा एंट्री फॉर्म्स में भी स्प्रेडशीट इंजन का इस्तेमाल होगा। यूजर इंटरफेस वेब, मोबाइल, डेस्कटॉप सभी प्लेटफॉर्म्स पर एक समान दिखना और चलना चाहिए। उसमें डाटा एंट्री तेज रफ्तार से होनी चाहिए। बल्क कॉपी पेस्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सपोर्ट होना चाहिए। यूजर इंटरफेस वेब, मोबाइल, डेस्कटॉप सभी प्लेटफॉर्म्स पर एक समान दिखना और चलना चाहिए। उसमें डाटा एंट्री तेज रफ्तार से होनी चाहिए। बल्क कॉपी पेस्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सपोर्ट होना चाहिए। टेम्परेरी टेबल्स रिपोर्ट्स बनाने के काम में आते हैं। इनमें डाटा को प्रोसेस और ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इनमें डाटा को सॉर्ट और सीक भी कर सकते हैं। इनमें डाटा को दो तीन टेबल्स से लेके जोड़ा जा सकता है। डाटा को समराइज भी किया जा सकता है। टेम्परेरी टेबल्स रिपोर्ट्स बनाने के काम में आते हैं। इनमें डाटा को प्रोसेस और ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इनमें डाटा को सॉर्ट और सीक भी कर सकते हैं। इनमें डाटा को दो तीन टेबल से लेके जोड़ा जा सकता है।
डाटा को समराइज भी किया जा सकता है। आपकी एप्लीकेशन में केवल एक मेन फॉर्म होना चाहिए, बाकी सारे डाटा एंट्री फॉर्म्स और रिपोर्ट्स उस मेन फॉर्म के चाइल्ड फॉर्म्स होने चाहिए। मेन फॉर्म में एक मेन मेनू होगा, सारे चाइल्ड फॉर्म्स उस मेनू के आइटम्स के साथ लिंक्ड होने चाहिए। मेनू के आइटम पर क्लिक करते ही कॉरेस्पॉन्डिंग चाइल्ड फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए। कंट्रोल टैब दबाकर आप चाइल्ड फॉर्म्स के बीच में स्विच कर सकते हो। एस्केप दबाकर आप चाइल्ड फॉर्म को क्लोज कर सकते हो। आपकी एप्लीकेशन में केवल एक मेन फॉर्म होना चाहिए। बाकी सारे डाटा एंट्री फॉर्म्स और रिपोर्ट्स उस मेन फॉर्म के चाइल्ड फॉर्म्स होने चाहिए। मेन फॉर्म में एक मेन मेनू होगा। सारे चाइल्ड फॉर्म्स उस मेनू के आइटम्स के साथ लिंक्ड होने चाहिए। मेनू के आइटम पर क्लिक करते ही करिस्पॉन्डिंग चाइल्ड फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए। कंट्रोल टैब दबाकर आप चाइल्ड फॉर्म्स के बीच में स्विच कर सकते हो। एस्केप दबाकर आप चाइल्ड फॉर्म को क्लोज कर सकते हो। आपकी एप्लीकेशन में एक सेंट्रल फिल्टर कंट्रोल होना चाहिए। सारे डाटा एंट्री फॉर्म्स और रिपोर्ट्स में उसी कंट्रोल का इस्तेमाल होना चाहिए। उस कंट्रोल के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को अपनी ज़रूरत के अनुसार आप शो और हाइड कर सकते हो। आपकी एप्लीकेशन में एक सेंट्रल फिल्टर कंट्रोल होना चाहिए। सारे डाटा एंट्री फॉर्म्स और रिपोर्ट्स में उसी कंट्रोल का इस्तेमाल होना चाहिए। उस कंट्रोल के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को अपनी ज़रूरत के अनुसार आप शो और हाइड कर सकते हो। ग्रिड कंट्रोल में टेब्यूलर डाटा दिखाया जाता है। इसमें आप डाटा को एडिट, डिलीट और अपेंड कर सकते हो। कॉलम्स को शो, हाइड और सॉर्ट भी कर सकते हो। डाटा को फिल्टर और समराइज भी कर सकते हो। ग्रिड कंट्रोल में टेब्यूलर डाटा दिखाया जाता है। इसमें आप डाटा को एडिट, डिलीट और अपेंड कर सकते हो। कॉलम्स को शो, हाइड और सॉर्ट भी कर सकते हो। डाटा को फिल्टर और समराइज भी कर सकते हो। डेटाबेस टेबल्स को आपस में जॉइन किया जा सकता है अगर उनमें कोई भी कॉमन फील्ड हो। ये जॉइंस टेम्परेरी टेबल्स के साथ भी किए जा सकते हैं। फॉर्मूलों को भी टेबल्स के साथ जॉइन किया जा सकता है। डेटाबेस टेबल्स को आपस में जॉइन किया जा सकता है अगर उनमें कोई भी कॉमन फील्ड हो। ये जॉइंस टेम्परेरी टेबल्स के साथ भी किए जा सकते हैं। फॉर्मूलों को भी टेबल्स के साथ जॉइन किया जा सकता है। एक्सप्रेशन इवैल्यूएटर सारे फॉर्मूलों और एक्सप्रेशंस को रन टाइम पे टोकनाइज और इवैल्यूएट करता है। आप इसमें यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। एक्सप्रेशन इवैल्यूएटर सारे फॉर्मूलों और एक्सप्रेशंस को रन टाइम पे टोकनाइज और इवैल्यूएट करता है। आप इसमें यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। इसमें सारी कोडिंग सी प्लस प्लस में ही होती है। आपको सी प्लस प्लस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सी प्लस प्लस के अलावा और कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही टूल्स का चुनाव करेंगे तो अपनी जिंदगी के कई घंटे बर्बाद होने से बचा लेंगे। अच्छा स्वस्थ जीवन जिएंगे।
इसमें सारी कोडिंग सी प्लस प्लस में ही होती है। आपको सी प्लस प्लस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सी प्लस प्लस के अलावा और कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही टूल्स का चुनाव करेंगे, तो अपनी ज़िंदगी के कई घंटे बर्बाद होने से बचा लेंगे। अच्छा स्वस्थ जीवन जिएंगे। इस एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा कि डेटाबेस एपीआई कैसी होनी चाहिए, उसमें इंडेक्स सीक कैसे यूज करें। इस एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगी कि डेटाबेस एपीआई कैसी होनी चाहिए। उसमें इंडेक्स सीक कैसे यूज़ करें। आप ब्राउज़र में इस वेबसाइट पे जाइए fin.in.mit। आप ब्राउज़र में इस वेबसाइट पे जाइए fin.in.mit। आप ब्राउज़र में इस वेबसाइट पे जाइए fin.in.mit। फिर सी प्लस प्लस आई पर क्लिक कीजिए। फिर सी प्लस प्लस IDE पर क्लिक कीजिए। अब ईमेल डालो और फिर एंटर दबाओ। अब ईमेल डालो और फिर एंटर दबाओ। अब ओटीपी डालो और फिर एंटर दबाओ। ओटीपी ईमेल में आया होगा। अब OTP डालो और फिर एंटर दबाओ। OTP ईमेल में आया होगा। अब मेनू में सैंपल्स पर क्लिक करो। अब मेनू में सैंपल्स पर क्लिक करो। अब यूजिंग डेटाबेस इंडेक्स पर क्लिक करो। अब यूजिंग डेटाबेस इंडेक्स पर क्लिक करो। लाइन नंबर 5 में डेटाबेस ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएट हो रहा है, उसका नाम आरडीबी है। लाइन नंबर 5 में डेटाबेस ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएट हो रहा है। उसका नाम RDB है। लाइन नंबर 6 में डेटाबेस को ओपन किया जा रहा है। लाइन नंबर 6 में डेटाबेस को ओपन किया जा रहा है। लाइन नंबर 7 में रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएट हो रहा है। लाइन नंबर 7 में रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएट हो रहा है। फिर उस रिकॉर्ड सेट को डेटाबेस के साथ लिंक कर दिया है। फिर उस रिकॉर्ड सेट को डेटाबेस के साथ लिंक कर दिया है। फिर उस रिकॉर्ड सेट को ओपन करा है। फिर उस रिकॉर्ड सेट को ओपन करा है। टेबल नेम जेवी और इंडेक्स नेम डेट है। टेबल नेम JV और इंडेक्स नेम डेट है। लाइन नंबर 8 में फिनेंशियल ईयर को 2025 सेट किया है। लाइन नंबर 8 में फाइनेंशियल ईयर को 2025 सेट किया है। लाइन नंबर 9 में स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल 2025 सेट की है। लाइन नंबर 9 में स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल 2025 सेट की है।
लाइन नंबर 10 में एंडिंग डेट 1 अप्रैल 2026 सेट की है। लाइन नंबर 10 में एंडिंग डेट 1 अप्रैल 2026 सेट की है। लाइन नंबर 13 में सीक मेथड कॉल किया जा रहा है। लाइन नंबर 13 में सीक मेथड कॉल किया जा रहा है। इसकी डायरेक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्टिंग डेट है। इसकी डायरेक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्टिंग डेट है। लाइन नंबर 14 से एक वाइल लूप शुरू किया जा रहा है जिसमें जितने भी रिकॉर्ड्स जो उस फाइनेंशियल ईयर के अंडर फॉल करते हैं उनको काउंट किया जाएगा। उस काउंट को लाइन नंबर 21, 22 और 23 में डिस्प्ले किया जा रहा है। लाइन नंबर 14 से एक वाइल लूप शुरू किया जा रहा है जिसमें जितने भी रिकॉर्ड्स जो उस फाइनेंशियल ईयर के अंडर फॉल करते हैं उनको काउंट किया जाएगा। उस काउंट को लाइन नंबर 21, 22 और 23 में डिस्प्ले किया जा रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि एसडी ऑब्जेक्ट क्या है। एसडी का फुल फॉर्म स्ट्रिंग डेटा है। ये वेरिएंट और सी स्ट्रिंग का जोड़ है। ये एक यूनिवर्सल डेटा स्टोरेज ऑब्जेक्ट है। इसमें स्ट्रिंग, न्यूमेरिक या डेट कोई भी डेटा टाइप स्टोर किया जा सकता है। आप ये सोच रहे होंगे कि एस डी ऑब्जेक्ट क्या है। एस डी का फुल फॉर्म स्ट्रिंग डेटा है। ये वेरिएंट और सी स्ट्रिंग का जोड़ है। ये एक यूनिवर्सल डेटा स्टोरेज ऑब्जेक्ट है। इसमें स्ट्रिंग, न्यूमेरिक या डेट कोई भी डेटा टाइप स्टोर किया जा सकता है। आप इस सैंपल को कंपाइल और रन भी कर सकते हो। F7 की दबाओ और देखो कंपाइलिंग और लिंकिंग शुरू हो जाएगी। थोड़ा वेट करो, सक्सेस लिखा हुआ आएगा। उसके नीचे HTML फाइल का लिंक होगा। आप इस सैंपल को कंपाइल और रन भी कर सकते हो। F7 की दबाओ और देखो कंपाइलिंग और लिंकिंग शुरू हो जाएगी। थोड़ा वेट करो, सक्सेस लिखा हुआ आएगा। उसके नीचे HTML फाइल का लिंक होगा। इस लिंक को शिफ्ट होम दबाकर सिलेक्ट करो और कंट्रोल सी दबाकर कॉपी करो। फिर एक नए टैब में पेस्ट करो और देखो कि ये सैंपल रन हो गया। काउंट इक्वल टू का मैसेज बॉक्स आ गया। इस लिंक को शिफ्ट होम दबाकर सिलेक्ट करो और कंट्रोल सी दबाकर कॉपी करो। फिर एक नए टैब में पेस्ट करो और देखो कि ये सैंपल रन हो गया। काउंट इक्वल टू का मैसेज बॉक्स आ गया। इस वीडियो में मैं आपको स्प्रेडशीट इंजन दिखाऊं। आप ब्राउज़र में इस वेबसाइट पे जाइए fin.in.net, फिर फिन शीट्स पर क्लिक कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको स्प्रेडशीट इंजन दिखाऊं। आप ब्राउज़र में इस वेबसाइट पे जाइए fin.in.net, फिर फिन शीट्स पर क्लिक कीजिए। अब वन प्रेस करो और एंटर दबाओ। अब वन प्रेस करो और एंटर दबाओ। अब फॉर्मूला डालो इक्वल टू A1+1। अब फॉर्मूला डालो इक्वल टू A1+1।
अब फॉर्मूला डालो इक्वल टू बी 1+1। अब फॉर्मूला डालो इक्वल टू बी 1+1। इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड दिखाऊं। आप ब्राउज़र में इस वेबसाइट पे जाइए fin.in.net, सोर्स कोड पे क्लिक कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड दिखाऊं। आप ब्राउज़र में इस वेबसाइट पे जाइए fin.in.net, सोर्स कोड पे क्लिक कीजिए। कंट्रोल एंड दबाइए। कंट्रोल एंड दबाइए। आपको विन में फंक्शन नजर आ रहा है। यहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू होती है। आपको विन में फंक्शन नजर आ रहा है। यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू होती है। ये सेंट्रल फिल्टर कंट्रोल है। ये सेंट्रल फिल्टर कंट्रोल है। ये मेन फॉर्म है। ये मेन फॉर्म है। ये उसका मेन्यू है। ये उसका मेन्यू है। और ये सब मेनू के आइटम्स हैं। और ये सब मेनू के आइटम्स हैं। ये सब चाइल्ड फॉर्म्स है जो ऊपर डिफाइंड है। ये सब चाइल्ड फॉर्म्स हैं जो ऊपर डिफाइंड है। ये मेन मैसेज लूप है। ये मेन मैसेज लूप है। इस वीडियो में मैं आपको हेडर फाइल्स दिखाऊं। आप ब्राउज़र में इस वेबसाइट पे जाइए sin.in.net, फिर C++IDE पर क्लिक कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको हेडर फाइल्स दिखाऊं। आप ब्राउज़र में इस वेबसाइट पे जाइए fin.in.net, फिर C++IDE पर क्लिक कीजिए। फिर हेडर्स पर क्लिक करो। फिर हेडर्स पर क्लिक करो। फिर जिस भी हेडर फाइल को देखना है उस पर क्लिक करो, जैसे sd.h। फिर जिस भी हेडर फाइल को देखना है, उस पर क्लिक करो, जैसे sd.h। यहाँ पे आप सारी हेडर फाइल देख सकते हो। यहाँ पे आप सारी हेडर फाइल देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको पीडीएफ प्रिंटिंग दिखाऊं। आप ब्राउज़र में
इस वेबसाइट पे जाइए fin.in.net, फिर C++ IDE पर क्लिक कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको पीडीएफ प्रिंटिंग दिखाऊं। आप ब्राउज़र में इस वेबसाइट पे जाइए fin.in.net, फिर C++ IDE पर क्लिक कीजिए। अब मीनू में सैंपल्स पर क्लिक करो। अब मीनू में सैंपल्स पर क्लिक करो। अब पीडीएफ प्रिंटिंग पर क्लिक करो। अब पीडीएफ प्रिंटिंग पर क्लिक करो। लाइन नंबर 5 में स्प्रेडशीट इंजन का यूजर इंटरफेस ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएट हो रहा है। लाइन नंबर 5 में स्प्रेडशीट इंजन का यूजर इंटरफेस ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएट हो रहा है। लाइन नंबर 6 में एक ब्लैंक वर्कशीट ऐड की जा रही है। लाइन नंबर 6 में एक ब्लैंक वर्कशीट ऐड की जा रही है। इसमें WB एक ब्लैंक वर्कबुक है। इसमें WB एक ब्लैंक वर्कबुक है। लाइन नंबर 7 में सेल A1 की वैल्यू सेट की जा रही है। लाइन नंबर 7 में सेल A1 की वैल्यू सेट की जा रही है। लाइन नंबर 8 में सेल A1 का फॉन्ट सेट किया जा रहा है। लाइन नंबर 8 में सेल A1 का फॉन्ट सेट किया जा रहा है। लाइन नंबर 9 में कॉलम ए की विड्थ को रिसाइज किया जा रहा है। लाइन नंबर 9 में कॉलम ए की विड्थ को रीसाइज किया जा रहा है। लाइन नंबर 10 में वर्कशीट की प्रिंटिंग को वर्टिकली सेंटर अलाइन किया जा रहा है। लाइन नंबर 10 में वर्कशीट की प्रिंटिंग को वर्टिकली सेंटर अलाइन किया जा रहा है। फिर हॉरिजॉन्टली सेंटर अलाइन किया जा रहा है। फिर हॉरिजॉन्टली सेंटर अलाइन किया जा रहा है। फिर लैंडस्केप मोड में डाला जा रहा है। फिर लैंडस्केप मोड में डाला जा रहा है। लाइन नंबर 12 में प्रिंट कमांड दिया जा रहा है। लाइन नंबर 12 में प्रिंट कमांड दिया जा रहा है। लाइन नंबर 13 में मैसेज बॉक्स दिखाया जा रहा है। लाइन नंबर 13 में मैसेज बॉक्स दिखाया जा रहा है। F7 दबाकर इस सैंपल को कंपाइल करो। F7 दबाकर इस सैंपल को कंपाइल करो। फिर जो HTML लिंक आया है उसे कॉपी करके नए टैब में ओपन करो और देखो कि PDF फाइल जनरेट हो गई है क्या। फिर जो HTML लिंक आया है, उसे कॉपी करके नए टैब में ओपन करो और देखो कि PDF फाइल जनरेट हो गई है क्या।